नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका डीजीएस क्लासेस में। मैं आपका अपना डॉक्टर गौरव शर्मा। अब आज हम बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट से आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और क्या क्या चीजें हैं। जैसा आप जानते हैं, हमने कहानी शुरू करी है कि भाई रिएक्शन जब भी हो रही है तो कम स्टेबिलिटी से ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए हो रही है। अब कौन कौन से फैक्टर स्टेबलाइज करते हैं? एक तो माहौल स्टेबलाइज करता है, एक माहौल डिस्टेबलाइज करता है, वो हमने पढ़ा था, स्टेरिक इफेक्ट उसके अंदर आ जाएगा, सॉल्वेंट का हो जाएगा। और अपनी भी तो कुछ हरकतें होती हैं स्टेबलाइज और डिस्टेबलाइज करने के लिए। वो प्लस कार्बोकैटायन का बनना, वो कार्बन आयन का बनना, इन सब के बारे में हम बात कर रहे थे। और इंडक्टिव इफेक्ट किस तरह से इफेक्ट करता है इसकी बात करी थी। बच्चों आज शुरू करते हैं, और शुरू करते हुए एक छोटा सा सवाल आपसे पूछते हैं कि चलिए देखते हैं आप बता पाएंगे या नहीं। अब नीचे कुछ कार्बन अनायन दे रहे हैं आपको, तो चलिए दिए मैंने आपको। पहला कार्बन अनायन हो गया हमारे पास ये, दूसरा हो गया बच्चों हमारे पास ये, और तीसरा हो गया बच्चों हमारे पास ये। बड़ा आसान। अब आप मुझे बताइए इन तीनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर। 1 मिनट आपको दिया सोचने के लिए। आसान है, मुश्किल नहीं है, घबराएं नहीं। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम बात करते हैं उन इंटरमीडिएट्स की, जब हम बात करते हैं इस तरीके से कहानियों की कि भाई कौन स्टेबल होगा कौन अनस्टेबल होगा, तो उसके लिए ये सब बातें जरूरी हैं। क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा, रिएक्शन वहां, बेचैनी जहां, और दूसरा ऑल रिएक्शंस आर एसिड बेस रिएक्शन। अभी समझाएंगे, क्लास 12 एनसीईआरटी के कन्वर्जन का एग्जाम्पल लेंगे और समझाएंगे। पहले इसको देखते हैं, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी समझाएगा। भाई मेरे नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज किसमें ज्यादा स्टेबिलिटी लाएगा? सर चार्ज तो स्टेबिलिटी नहीं लाता, मान लिया, बट चार्ज को बर्दाश्त करने वाली भी तो कोई चीज होती है। मान लीजिए मैं और मेरा एक दोस्त आपके घर आज दावत खाने आए। मेरा दोस्त थोड़ा खाने में कमजोर है, मैं खाने में आपके हिसाब से ठीक हूं। अब आपने हमारे लिए आलू की नान बनवा रखी थी, आनंददायक, बिल्कुल ध्यान से सुनना बच्चों एग्जाम्पल। आलू की नान बनवा रखी थी। अरे भैया हम तो 3-3 नान आपने हम दोनों को दे दी। अब आपके प्यार के सम्मानवश, आपके प्यार के अधीन होकर मैंने भी 3 नान खाई, मेरे दोस्त ने भी 3 नान खा ली, आपको मना नहीं कर पाए। अच्छा घर की तरफ चले, क्योंकि वो खाने में कच्चा था, वो इतना नहीं खाता था, उसको इतना खाना बर्दाश्त करने की हैबिट नहीं थी, तो उसका पेट खराब होना लाजमी था, उसका अनस्टेबल हो जाना लाजमी था। अब आप नेगेटिव चार्ज इस पे लगा रहे हैं, तो जरा ध्यान से देखना बच्चों। अगर नेगेटिव चार्ज लगा रहे हैं तो जो नेगेटिव चार्ज को बढ़िया होल्ड कर सकता है, देखो आज की क्लास का टोन सेट कर रहा हूं, जो नेगेटिव चार्ज को बढ़िया होल्ड कर सकता है वो फिर भी स्टेबल रहेगा नेगेटिव चार्ज आने के बाद भी। जो ज्यादा नान बर्दाश्त कर सकता है वो अनस्टेबल नहीं होगा। अब नेगेटिव चार्ज को कौन बढ़िया होल्ड कर सकता है? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो नेगेटिव चार्ज को बढ़िया तरीके से, बेटर तरीके से और लोगों से बढ़िया एडजस्ट कर सकता है। बात कुछ पल्ले पड़ी, हाँ या ना? जिस तरह जिसकी इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी है वो कोरोना के वायरस को बेटर होल्ड कर सकता है, उसको बढ़िया तरीके से हरा सकता है। जिसकी कमजोर है वो दिक्कत में आएगा। ठीक उसी चीज को सोचो। तो अब हमें यानी यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करनी है। ठीक है मेरे दोस्तों, अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करने लगूं तो यहां पर देखो ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये sp2 और ये sp3। हम ये जानते हैं बच्चों, मोर दी s कैरेक्टर बेटर दी इलेक्ट्रो
नेगेटिविटी। जितना बढ़िया एस करेक्टर उतनी ही बढ़िया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एस करेक्टर यहां पर तो 50%, यहां पर 33%, यहां पर 25%। अब बच्चों इसका मतलब ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और अगर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो नेगेटिव चार्ज को बढ़िया होल्ड कर सकता है। तो इन सब में सबसे बढ़िया स्टेबिलिटी पहले वाले की, फिर दूसरे वाले की, और फिर तीसरे वाले की। कोई शक व शुबा इसके अंदर? आप तो ये भी कह सकते हैं कि सर तीसरे वाले में नेगेटिव चार्ज है और ये तो भैया उसको प्लस आई कर रहे हैं, ये तो और बत्ती बजा देंगे इसकी। आनंद इसी में है, डूब के अगर पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ज्यादा सब्जेक्ट को, ज्यादा नॉलेज को कौन होल्ड कर पाएगा? जिसकी उस नॉलेज को लेने की भूख ज्यादा होगी। बच्चों हमेशा जब लोग तैयारी करते हैं, स्कूलों में आते हैं, पढ़ते हैं, कंपटीशन टेस्ट देना चाहते हैं, तो एक सवाल पूछते हैं कि सर करियर के ऑप्शन क्या क्या होंगे, मैं ये सब्जेक्ट ले लूं, इसके ऑप्शन क्या क्या होंगे? मेरे दोस्त, ऑप्शन तो उस आदमी के लिए होते हैं जिसमें भूख होती है। एक बहुत शानदार होटल, एक रेस्टोरेंट में चले जाओ, मैं हमेशा कहता हूं, जिसका मेन्यू कार्ड बहुत बड़ा है, नाना भांति नाना प्रकार के उसके पास वो व्यंजन है, मतलब मेन्यू कार्ड के अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको मौका मिला जाने का। लेकिन मेरे दोस्तों आज भूख नहीं है, आज घर से ही कुछ खा के चले थे तो आज भूख नहीं है। बेटा अगर भूख नहीं है तो उन ऑप्शंस का कोई फायदा है? करियर बनाने के लिए करियर ऑप्शन नहीं, तुम्हारी भूख जरूरी है, और अगर तुम में वो भूख नहीं है तो भूल जाओ करियर ऑप्शन। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? चलिए, तो अपने अंदर भी होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने के लिए इलेक्ट्रॉन की भूख भी तो होनी चाहिए, और इलेक्ट्रॉन की इस भूख को ही कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिस प्रकार Na+ चार्ज को बढ़िया होल्ड कर सकता है, Cl नेगेटिव को बढ़िया होल्ड कर सकता है, क्योंकि Na की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अच्छी है भाई, है ना? वैसे ही अगर हम देखें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी है। सिंपल बातें हैं। तो यहां पर स्टेबिलिटी ऑर्डर समझ में आ गया। इससे देखो अब एक और कमाल की बात, चीजें कैसे लिंक होती हैं। हम जानते हैं मेरे बच्चे कि एल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर। हाँ सर, ये 11th क्लास में लिखा था, लेकिन हाइड्रोकार्बन के अंदर लिखा था सर, हमें पता है। अरे भैया क्या पता है, देखो जरा क्यों एसिडिक हैं ये। एक साहब थे ब्रॉन्स्टेड लॉरी, इन दोनों बंदों का अगर कॉन्सेप्ट समझा जाए तो इन्होंने एक एसिड बेस कॉन्सेप्ट चिपकाया। प्रोटॉन कि डोनर के ऊपर एसिडिक ले गए, प्रोटॉन एक्सेप्टर के ऊपर बेसिक ले गए, लेकिन एक मुद्दा और था। भाई आप कोई चीज क्यों छोड़ेंगे जब आप उसे छोड़ने के बाद स्टेबल होंगे? सीधी सी बात है, मैं हमेशा अपनी क्लासेस में भी कहता हूं, भाई साहब एक बंदा गया क्लास में, मूली के पराठे खा के गया, अब उसने कुछ छोड़ा। उसने वो क्यों छोड़ा? क्योंकि वो उसे छोड़ने के बाद स्टेबल था। आप H+ क्यों छोड़ोगे? जब आप उसे छोड़ने के बाद स्टेबल हो जाओगे। अगर आप H+ छोड़ने के बाद स्टेबल नहीं है मेरे दोस्त, तो क्यों छोड़ोगे यार? बड़ी सीधी सी बात है, H+ तभी छोड़ोगे जब छोड़ने के बाद स्टेबल हो जाओगे। यहां पर यह कहानी थी, इन भाई साहब ने H+ छोड़ा है और माइनस बने हैं। इसका ये कॉन्जुगेट बेस ही तो हुआ एक तरीके से। लिंक करना सीखो, चीजों को मिलाना सीखो। तो क्योंकि इसका ये कॉन्जुगेट बेस अपने आप में एक स्टेबिलिटी की तरफ आ रहा है, क्योंकि ये खुद sp हाइब्रिडाइज्ड है और नेगेटिव चार्ज को बेटर होल्ड कर सकता है, इसलिए मेरे दोस्त ये एसिडिक इन नेचर है। अब ये मत कह देना कि अगर एसिडिक इन नेचर है तो NaOH के साथ भी रिएक्ट करा दूं। NaOH तो धुआंधार बेस है भैया, याद है ना काइनेटिक्स में चीज आती है। दोनों रिएक्टेंट तभी रिएक्ट कर सकते हैं जब दोनों एक ही टाइम पे टकराने के लिए मौजूद हों, तभी तो आप 1 मोलर का इक्विवेलेंट चेंज लाते हो। NaOH तो फटाक से पलक झपकते ही डिसोसिएट कर जाएगा, ये ऑर्गेनिक है, आराम आराम से डिसोसिएट करेगा, वहां रिएक्शन नहीं होती। इसी को बोलते हैं फिर HSAB कॉन्सेप्ट। कोई नहीं आता तो घबराओ नहीं। फिलहाल ये बात समझ में आ गई?
अब देखो इसी का एक कन्वर्जन आपसे पूछा गया है, और कन्वर्जन बहुत जरूरी होते हैं। आता हूं मैं कॉन्जुगेशन वगैरह पे भी आ रहा हूं इस क्वेश्चन के साथ, लेकिन कन्वर्जन में किस तरह पूछा गया है और किस तरह आनंद है उसका जरा देखते हैं। आपसे एक कन्वर्जन पूछा गया है बच्चों, इथेनॉल को कन्वर्ट कीजिए, और देखो ये कन्वर्जन कैसे उस बात को प्रूव करता है कि ऑल रिएक्शन आर एसिड बेस। अगर आप ढंग से सोचना सीख जाएं तो ऑर्गेनिक आपके लिए कुछ नहीं है मेरे दोस्तों। सोच का फर्क है। मैं हमेशा कहता हूं सोच अपनी करेक्ट रखो। यहां से आपको बनाना है ब्यूटवानाइन। आनंद क्या है जरा सोचो, कैसे कन्वर्जन करते हुए जिन बालकों को दिक्कत होती है, जेई मेंस के अंदर भी ए से बी, बी से सी वाले कॉन्सेप्ट आते ही हैं, नीट में तो खैर आते ही हैं, और वहां वो पूछता है कि इसको डालने पर क्या होगा। कन्वर्जन स्ट्रांग होने फिर बहुत जरूरी है एनसीईआरटी से। सोचेंगे कैसे, किसी भी सवाल, किसी भी समस्या, किसी भी प्रॉब्लम को अगर समझना है तो दो बातों पे ध्यान दो। पहली बात, कहां खड़े हो और कहां जाना है। एक बहुत छोटी सी बात बच्चों में आपसे कहता हूं, मान लो एक आप टैक्सी बुक करा रहे हो, वो ओला उबर बुक कराते हैं हम। दो बातें ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। कहां से आप बोर्ड करोगे, यानी कहां से आप चढ़ोगे, अभी आप कहां हो, और कहां आपको पहुंचना है। इसी को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे ये पता है कि ये मेरे पास है। एक तरह से ये OH हटेगा और ये लगेगा। ऐसे ही सोचेंगे। अब जरा सोचते हैं उसी कॉन्सेप्ट से, ऑल रिएक्शन आर एसिड बेस। अगर मेरे बच्चे ये OH हटेगा तो इस कार्बन पे क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। तो अगर इस कार्बन पे पॉजिटिव आना चाहिए, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हो जाएगी। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हो जाएगी तो ये आगे आने वाली कहानी में एसिड का रोल प्ले करेगी। मेरी बात पल्ले पड़ी? अगर मुझे देखो ध्यान से देखना है, ये OH हटेगा और ये लगेगा, तो अगर मैं OH हटाता हूं तो कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, और जैसा हम जानते हैं ऑल रिएक्शंस आर एसिड बेस। तो अगर कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, इसका मतलब वो कौन सा रोल प्ले कर रहा है? एसिड का। तो बुलाना किसको पड़ेगा? बेस को। आनंद यही है। चलिए तो बेस को बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेस को बुलाना है तो OH माइनस भी तो बढ़िया तूफानी बेस है, हमने तो बता रखा है न्यूक्लियोफिलिक बेस में, तो उसके सामने तो कोई बेस लाना मुश्किल हो जाएगा। तो पहले इसको हटाते हैं और इसकी जगह कोई और नेगेटिव चार्ज वाला लाते हैं जिसके अंदर बेसिक एबिलिटी थोड़ी सी OH के मुकाबले कमतर हो जाए हमारे लिए। तो हमने यहां पर डाल दिया SOCl2। डार्जन्स प्रोसेस है, हम सब जानते हैं, OH से Cl लगाने के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्लास 12th में आती भी है और इस वाली सीरीज में भी आएगी। यहां पर दोस्तों हम क्या करें कि ये बन जाए NaC ट्रिपल बॉन्ड C हमने लगा दिया। देखो मजे की बात, ये क्यों बन पाया? क्योंकि मुझे पता है कि ये जो कंपाउंड है ये एसिडिक नेचर शो करता है, तो अगर मैं इसमें NaNH2 डाल दूंगा तो ये बन जाएगा। मैंने समझा दिया, NaOH मत डालिएगा। तो ये डाला तो ये NaCl निकल जाता है और ये हमारा लग जाता है, क्योंकि मेरे भाई यही तो कॉन्जुगेट बेस था और ये हमारा एसिड था। आया मजा? ऐसे उठता है कॉन्सेप्ट चीजों का। इस वाले से मैं क्या समझा? बहुत सिंपल सी बात थी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस टॉपिक से, कि जहां मैंने इन कार्बन आयन की स्टेबिलिटी की बात करी, उससे मुझे समझ में आया कि जिसपे नेगेटिव चार्ज है और अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कंपेरेटिव बात करते हैं बेटा स्टेबिलिटी, हमेशा ध्यान रखना। मैं ये नहीं कह सकता कि ये स्टेबल है, मैं हमेशा ये कहूंगा कि ये इससे ज्यादा स्टेबल है। मैं अगर ये कह दूं कि भाई ये जो पेन मेरे हाथ में है ये ब्लैक है, ठीक है, बट अगर मैं कंपेयर करने लगूं किसी और से, तब मैं समझ पाऊंगा कि हाँ यार ये जो है ये इससे ज्यादा ब्लैक है, ये इससे कम ब्लैक है।
ये पेन जो है ये लंबा है, नहीं भैया, ये बॉटल इससे लंबी हो गई। तो यानी कंपेरेटिव होता है, ऑर्गेनिक में कंपेरेटिव स्टडी है, ये इससे ज्यादा स्टेबल है, ये इससे कम स्टेबल है। और रिएक्शंस के अंदर भी यही चीज है, ये कम स्टेबल था तो यहां से यहां चला। ये रिएक्शन क्यों करी इसने? कम स्टेबल से मोर स्टेबल होने के लिए। अगर ये मोर स्टेबल से लेस स्टेबल हुआ तो रिएक्टिव ज्यादा हो गया, क्योंकि अब ये रास्ता ढूंढेगा। एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, समटाइम्स हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट आता है, अच्छा ये समझ में आ गया ना, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं कि ये हमने पहले कार्बन आयन समझा, कार्बन आयन से हमने समझा कि अच्छा ये तो फिर इसका मतलब यही रीजन हुआ कि एल्काइन एसिडिक क्यों होते हैं, और एल्काइन एसिडिक की वजह से हमने ये वाली कन्वर्जन भी देखी, तीनों चीज कैसे आपस में जुड़ी हुई हैं, और ऑल रिएक्शंस आर एसिड बेस्ड हमारे दिमाग में भी आ गया। चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कल हमने इंडक्टिव इफेक्ट की बात करी बड़े आनंददायक स्थिति से। आज उसी का एक टेम्परेरी इफेक्ट है, उसको समझते हैं, और वो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। बच्चों होता क्या, कुछ बातों पे ध्यान देते हैं जरा। पाई बॉन्डेड स्ट्रक्चर देखते हैं, ये पाई बॉन्डेड स्ट्रक्चर है, सी डबल बॉन्ड सी है। ध्यान देना, मैंने आपसे कहा ऑल रिएक्शन आर एसिड बेस, सी डबल बॉन्ड सी पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। इसका मतलब कि ये एक बेस की तरह बिहेव करेगा। तो इस पे अटैक भी कौन कर सकता है? भैया कोई एसिड, और जो मार्कोनिक ऑफ एडिशन है हम जानते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। आएंगे आराम आराम से, बट चीजें देखो कैसे लिंक हो रही हैं। अब देखो मजा, ये बढ़िया तसल्ली से बैठे हुए थे, डबल बॉन्ड बनाए, इनके जो इलेक्ट्रॉन है ना पाई बॉन्ड के, बहुत अच्छे से होल्ड नहीं होते, ऊपर नीचे की ओवरलैपिंग है, साइड वाइज ओवरलैपिंग है, तो आसानी से पोलराइज हो जाते हैं। लिख लो इस पॉइंट को, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई बॉन्ड आर वीकली held because of sidewise overlapping and are easily polarizable। क्या मतलब भैया? जैसे हिंदुस्तान में नहीं है, आपस में इतना ज्यादा अविश्वास है, इतना ज्यादा वीक बॉन्डिंग है कि आसानी से कोई आता है और हमें डिफरेंट धर्मों में, डिफरेंट जातियों में आराम से बांट सकता है। ठीक वैसे ही ये जो बॉन्ड है ना पाई वाला, ये सिग्मा के मुकाबले थोड़ा कमजोर रहता है। तो जैसे ही कोई अटैकिंग रिएजेंट आता है तो इसको पोलराइज कर देता है, यानी प्लस माइनस में ले आता है। कैसे देखें, कोई भी आया अटैकिंग रिएजेंट, तो पहले ये कहानी थी, अटैकिंग रिएजेंट आया जिसने पोलराइज करना है, जिसने समझाना है कि तुम कमजोर हो, तुम नहीं, तुम्हें नीचा दिखा रहा है, तुम्हें नहीं, और बड़ी आसानी से चार्ज डेवलप कर दिया। और जब चार्ज डेवलप हो गया तो रिएक्टिव हो गया, स्टेबिलिटी खत्म। बात समझ में आ रही है बच्चों? एक तरह से पोलर रिएजेंट कौन हो गए, वो याद है, फूट डालो ते राज करो। क्योंकि बॉन्ड कमजोर था तो आसानी से इसको तोड़ना और चार्ज का डेवलप होना आसान था। और जब ये पोलराइजिंग एजेंट हट जाएगा तो ये चार्ज भी हट जाएगा। इसका मतलब ये टेम्परेरी इफेक्ट है। तो इलेक्ट्रोमेरिक टेम्परेरी इफेक्ट है। ध्यान से देखना, ये प्लस माइनस यहां हुआ, अगर ये सी डबल बॉन्ड ओ होता फिर डालते आप पोलराइजिंग एजेंट, कार्बन पे प्लस आता, ओ पे माइनस आता, और ये प्रेजेंस ऑफ पोलराइजिंग एजेंट है।
अगर एब्सेंट हो जाता पोलराइजिंग एजेंट तो वापस से इसी स्टेट पर आ जाता। जब तक वो अटैकिंग एजेंट है तब तक ये इफेक्ट हमारा हो रहा है। कोई दिक्कत यहां तक किसी बालक को? बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता हुआ टेम्परेरी है। चलिए अब कॉन्जुगेशन की बात करते हैं। कई बच्चे कॉन्जुगेशन क्या होता है ये नहीं समझ में आता बच्चों को। और बेटे बच्चे रेजोनेंस मेसोमेरिज्म की बात जब करते हो, यानी डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, लोकलाइज यानी एक जगह टिकना, डीलोकलाइज, डी माने डिवॉइड ऑफ, डिवॉइड ऑफ माने नहीं होना। ये पेन लगाए डी पेन, पेन हटा दो मेरे हाथ से तो डी पेन, तो डी लोकलाइज, लोकलाइज होना एक जगह पर, डी लोकलाइज यानी कोई भी लोकेशन फिक्स नहीं होना, बंजारा वो चीज। तो अब सबसे पहले कॉन्जुगेशन को समझते हैं, फिर आगे का ज्ञान लेंगे। कॉन्जुगेशन क्या होता है? तो टाइप्स की बात करते हैं। आप कितने टाइप्स के कॉन्जुगेशन देख सकते हैं। पहला टाइप है बच्चों पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। अल्टरनेट पोजीशन की बात है, यानी देखो ये इधर आया, बीच में एक सिंगल बॉन्ड फ्री है, तो ये पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है, यानी अल्टरनेट। मान लो ये इधर कूदा ऐसे, तो यहां डबल आया तो ये इधर कूद जाएगा, ये कहानी है। तो कूदाएंगे तो रेजोनेंस में। अभी तो फिलहाल हम समझा रहे हैं आपको क्या भला, कॉन्जुगेशन, है ना। तो अभी कुदाने में तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो पहले कॉन्जुगेशन। तो इस तरह कॉन्जुगेशन हो गया, और हो सकता है लो जी कॉन्जुगेशन और बना लो, विजुअलाइजेशन बेटर हो जाएगा। देख रहे हैं अल्टरनेट पोजीशन पे पाई पाई बॉन्ड है, तो ये कॉन्जुगेशन हुआ, पाई पाई कॉन्जुगेशन। अगला देखो और क्या हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन। सर एक मिनट, इसी को तो एलाइलिक पोजीशन कहते हैं। हाँ जी, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसके साथ वाले कार्बन को एलाइलिक पोजीशन कहा जाता है। और ये कॉन्जुगेशन हुआ, क्योंकि ये इधर आएगा तो प्लस इधर घूम जाएगा, है ना। तो ये क्या हुआ बेटा, पॉजिटिव चार्ज ते पाई कॉन्जुगेशन। अब ये है तो नेगेटिव चार्ज वाला भी कर लो। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब वो था ना ऑड इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो भी ले लो। इसे क्या बोलेंगे, ऑड इलेक्ट्रॉन पाई कॉन्जुगेशन। टाइप देख रहे हैं, पहला तो पाई पाई था, दूसरा पॉजिटिव चार्ज पाई था, फिर नेगेटिव चार्ज पाई था, फिर ये अपना पाई विद ऑड इलेक्ट्रॉन था। और क्या हो सकता है, वो देखें कभी लोन पेयर के साथ, हाँ 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 आ गया मजा, एन पे लोन पेयर, इसके साथ ये भी कॉन्जुगेशन है, ध्यान रखिएगा। बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसके साथ क्वेश्चन में पूछता है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर वाइल कॉन्जुगेशन जो डिसाइड करेंगे आप। नंबर 1, मान लीजिए पॉइंट 1, मान लीजिए ये है सिस्टम मेरे पास। अब कॉन्जुगेशन तो है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों में कॉन्जुगेशन तो है, लेकिन क्या ये दोनों पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होंगे? नहीं, ओनली वन पाई बॉन्ड विल बी इन कॉन्जुगेशन। ये ध्यान रखना कि दोनों नहीं होंगे, वन ऑफ द पाई बॉन्ड इसमें कॉन्जुगेशन में रहेगा, ये क्लियर रखना। सेकेंड पॉइंट,
देखो बच्चों, अब ऐसा हो जाए, मान लो, हाँ सर ये देखा हमने, पायरिडीन नाम की कोई चीज होती है। हाँ जी होती है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर ये पाई बॉन्ड भी हैं जो कॉन्जुगेशन में रहेंगे, और ये लोन पेयर भी है, और ये कॉन्जुगेट पोजीशन भी है, अल्टरनेट पोजीशन है नाइट्रोजन। और हमने ये पढ़ा है कि ये तो होता ही है, लोन पेयर तो कॉन्जुगेशन में रहता ही है। तो इस केस में क्या करूंगा मैं? इस केस में किसे बताऊंगा मैं कॉन्जुगेशन में? नाइट्रोजन के लोन पेयर को बताऊं या डबल बॉन्ड को बताऊं? बड़ी सिंपल बात सोचो यार। यार गुरु ऐसा था कि मैं थोड़ा देसी टाइप का आदमी, मतलब मुझे पसंद है ये दाल चावल रोटी सब्जी थे, अपना नॉर्थ इंडियन पंजाबी टाइप का खाना। मुझे आप ले गए एक ऑथेंटिक चाइनीज रेस्टोरेंट में, क्या मुझे आनंद आएगा? भूखा ही लौटूंगा वहां से। हाँ, फिर आके फटाफट ढाबे पे जाऊंगा, वहां कहूंगा भाई मुझे खिला। अपने जैसे लोगों में कॉन्जुगेशन बढ़िया होता है, रोटेशन बढ़िया होती है। इसका मतलब अगर ये सिस्टम अवेलेबल है, यानी इफ एनी conjugated position has pi bond and any other conjugation able species, मतलब कॉन्जुगेशन एबल स्पीशीज क्या हुई? प्लस चार्ज हो गया, माइनस चार्ज हो गया, लोन पेयर हो गया, ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया, कुछ भी है। ध्यान रखना, ओनली पाई बॉन्ड विल टेक पार्ट इन कॉन्जुगेशन। सिर्फ पाई बॉन्ड लेगा बेटा कॉन्जुगेशन में पार्ट, सबको मत दिला देना। और यही रीजन है, आपने कई बार सोचा होगा, एक सवाल आपके जहन में कभी कभी सामने आ जाता है कि भाई साहब ये देखिए, ओए होए होए होए, एनिलीन, पायरिडीन, बेसिक कैरेक्टर कंपेयर करो। अब वहां पर ज्ञान दे देते हैं वो कि भैया इसका लोन पेयर रेजोनेंस में चला गया है और इसका नहीं आया है रेजोनेंस में। रेजोनेंस तभी आएगा जब कॉन्जुगेशन होगा, ये ध्यान रखना। हम बताऊंगा मैं सारा भी कहानी, साइक्लिक होगा, एरोमेटिक होगा, बस वो तो आज थोड़ा सा मुझे रुकना पड़ेगा जल्दी, क्योंकि यूट्यूब पे भी लाइव भी है हमारा, और आप देखेंगे तो वीएमसी नीट ऑनलाइन का हमारा लाइव आ रहा है आज, जहां हम आयुष के बारे में बात कर रहे हैं। जो नीट वाले बच्चे इसको देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है वो चीज़। खैर, तो इसलिए आज थोड़ा सा कट शॉर्ट करूंगा, कल अपना बढ़ाऊंगा इसको। तो ये देखें बच्चों, यानी यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये एनालीन का जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में जा रहा है, क्योंकि कॉन्जुगेशन में आ रहा है। इसके साथ ये है, यहां वाला कॉन्जुगेशन जो है वो इनके बीच में रहेगा, इस लोन पेयर पे नहीं रहेगा। तो लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं है इसका, तो ये लोन पेयर डोनेट होने के लिए तैयार है, इसलिए ये बेसिक नेचर शुरू जो है शो करता है। अरे लुईस भाई साहब की बात तो कल ही करी थी। तो लुईस भाई साहब वाले में मैंने समझाया था कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो बेसिक होता है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो बेसिक होता है मेरे बच्चे। तो जिसके पास लोन पेयर होगा वही तो डोनेट करेगा, जिस पे है ही नहीं वो डोनेट कैसे कर देगा? बहुत सीधा सा विचार। तो एक चीज ये ध्यान रखना कि ये बेसिक क्यों हुआ, क्योंकि ये रीजन था कि इसका खाली पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? अब ये बताया, ये तो एक चीज और बताते हैं। एनालीन में, क्योंकि आगे मैं यूज करूंगा, अगर मैं H प्लस डाल दूं तो ये इसके लोन पेयर पे अटैक करता है और मुझे ये प्लस चार्ज दे देता है। अब सवाल ये है कि क्या अब ये प्लस चार्ज रेजोनेंस में आएगा? सोचो एक मिनट।
रेजोनेंस में आएगा मतलब कॉन्जुगेशन में आएगा। चलो देखते हैं। अगर ये कॉन्जुगेशन में आने लगा तो ये इधर और बॉन्ड इधर, यही होगा ना, कॉन्जुगेशन तो यही हुआ। नाइट्रोजन क्या हो गया, पेंटावेलेंट, और हम जानते हैं नाइट्रोजन पेंटावेलेंसी शो नहीं करेगा ना। और जब नाइट्रोजन पेंटावेलेंसी शो नहीं कर सकता यानी ये तो स्टेबल है ही नहीं मेरे भाई, और यही तो मैं समझा रहा हूं, ऑर्गेनिक में जो भी चीज होती है वो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ बढ़ती है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हम क्या समझे, हमने आज शुरुआत करी एक बहुत सीधी सी बात से। स्टेबिलिटी की जब बात करते हो तो एक तो डिपेंड करता है कि बाहर से मैं देखो प्लस और माइनस, मेरे पास आज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया तो मान लो मेरे पास प्लस चार्ज है। मेरा दोस्त है मान लो प्रशांत, तो प्रशांत ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, हम दोनों ही अनस्टेबल हैं। बट अब सीन क्या है दोस्तों, मैं भूख बर्दाश्त कर सकता हूं, मान लो प्रशांत जी नहीं कर सकते, तो हम दोनों में से ज्यादा अनस्टेबल कौन हो जाएगा, प्रशांत जी ज्यादा अनस्टेबल हो जाएंगे। नहीं भाई कुछ तो खाना है यार गौरव। ये जो भूख बर्दाश्त करने का नेचर था यानी प्लस चार्ज को बर्दाश्त करने का नेचर था, ये थी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो प्लस चार्ज बेटर कौन होल्ड कर सकता है, जिसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है। और नेगेटिव चार्ज कौन होल्ड कर सकता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ये मैंने इसलिए बताया, कल मैंने आपको बताया था कि जो वो प्लस आई और माइनस आई वाले होंगे वो इस चार्ज को कम और ज्यादा करेंगे। ये आज मैंने अपनी फीचर बताया कि चलो दूसरा तो जो कर रहा है वो कर रहा है, अपना भी तो फीचर है कुछ, वो भी देखना पड़ता है। और अब मैं आगे कॉन्जुगेशन पे, कॉन्जुगेशन भी चार्ज को मूव करता है फ्रॉम वन टू डिफरेंट प्लेस, इसलिए हेल्प करेगा। इसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस। पाई बॉन्ड के ऊपर आज समझाया मैंने इलेक्ट्रोमेरिक भी, जो कि एक तरह से इसी चीज को बता रहा है, बट ये पाई बॉन्ड तो जा रहा है लेकिन ये टेम्परेरी इफेक्ट है। और फिर मैंने आज बात करी है कॉन्जुगेशन क्या होता है, कैसे इंपैक्ट होता है और कहां पर जाएगा। आज थोड़ा सा कम टाइम दे पा रहा हूं बिकॉज लाइव है और सेशन और भी है, कल इसकी भरपाई करूंगा और कल मैं ये टाइम बढ़ा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो कल इसके ऊपर रहेगा और कल हाइपर कॉन्जुगेशन तक करना ही करना पड़ेगा हमें अगर स्पीड पकड़नी है तो। साथ साथ ये जो चीज़ बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शंस में काम आएगी। आज बच्चों मैंने आपको ये वाला कन्वर्जन वाला पॉइंट भी बताया, एनसीईआरटी से लेकर कैसे यूज़ हुआ। ये 10 पॉइंट आई थिंक 11 का पहला क्वेश्चन है। अभी तक आपने अगर कन्वर्जन नहीं करी है एनसीईआरटी की तो कन्वर्जन जरूर कर लें, कुछ इसी चैनल पे डाली हैं मैंने, क्योंकि कन्वर्जन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखने का एक बहुत उम्दा तरीका है कन्वर्जन करना। तो आइए आज की सभा यहाँ रोकते हुए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, कल मिलते हैं। चलिए बच्चों।